बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज फिर हम हाजिर हैं एक और नई किस्त के साथ। हमारा जो प्रोग्राम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनका जो किरदार है बाबाए कौम का, हम चाहते हैं कि आप लोगों को तफसील से बताया जाए कि किस तरह ये स्ट्रगल थी और किस तरह उन्होंने एक ऐसा कारनामा हमारे इस खित्ते में और दुनिया में ये अंजाम दिया कि शायद इसकी मिसाल मिलती नहीं है कि एक नज़रियाती मुस्लिम रियासत का क़याम इतने मुश्किल नामसाइद हालात में, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जिन्ना साहब की पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और क्लैरिटी ऑफ थाट था, जिस वजह से आज हम फ़ख्र के साथ एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैं आपको मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और उनका किरदार जो है हमारी फ्रीडम मूवमेंट में, उसके बारे में बता रहा था, और मैं ये समझता हूँ कि जितना मोहतरमा का हक है और जितना उनको हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, इतना हमने उनको किया नहीं। तो कल के प्रोग्राम को मज़ीद मैं कुछ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं मोहतरमा का जो किरदार है पाकिस्तान मूवमेंट में और बिलखसूस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो स्ट्रगल है ये पाकिस्तान मूवमेंट की, उसमें और जो सपोर्ट है, और दोनों तरह से मोहतरमा एक स्टेट्स वुमन थी, उनकी अपना पॉलिटिकल थॉट था, वो सिविल राइट की बहुत बड़ी वर्कर्स थी, और उनकी बड़ी स्ट्रगल है पाकिस्तान मूवमेंट में। और इसके साथ साथ जो उनका किरदार था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल रखने में और उनके एडवाइज़र के तौर पे और उनके साथ रहने में, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया है कि जिन्ना साहब 7 बहन भाई थे, और जिन्ना साहब सबसे बड़े थे और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सबसे छोटी थी। 1901 में जब जिन्ना साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, तो जिन्ना साहब ने मोहतरमा की गार्डियनशिप ली। तो ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की जो गार्डियन थे वो हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और 1901 में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो जिन्ना साहब मोहतरमा के बाकायदा गार्डियन बन गए। और मैंने पहले भी आपको ये अर्ज़ किया था कि मोहतरमा डेंटिस्ट थी, और कलकत्ता से उन्होंने डेंटिस्ट्री का इम्तिहान पास किया था, प्रोफेशनल डेंटिस्ट थी, और बड़ी मुखालफत थी उनकी तालीम में उस ज़माने में, चूँकि इतनी ज़्यादा ख़वातीन की एजुकेशन नहीं थी, कॉमन नहीं थी, फिर घर से दूर जाके पढ़ना, तो ये सारी जितना भी उनके मुखालफत थी, इसके बावजूद जिन्ना साहब ने उनको पढ़ने के लिए भेजा। कलकत्ता से उन्होंने जो है वो अपनी डिग्री हासिल की, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1910 से लेके 1918 तक वो जिन्ना साहब के साथ बॉम्बे में रहीं, और फिर जिन्ना साहब की जब शादी हुई तो मोहतरमा वहाँ से चली गईं, और फिर जब मोहतरमा रती जिन्ना का इंतकाल हुआ 1929 में, तो फिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वापस आईं, और उन्होंने जिन्ना साहब की बेटी की परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली, उन्होंने घर की ज़िम्मेदारी संभाली, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जिन्ना साहब की अपनी सेहत, उनका एक शानदार जो कंपेनियन, लुक आफ्टर, उनकी बहन, उनकी दोस्त, उनकी एडवाइज़र, उनकी नर्स, हर तरह से उन्होंने जिन्ना साहब का ख्याल रखा। और मैं कल भी आपको बताया कि जिन्ना साहब ने ख़ुद अपने हाथों से लिखा कि मेरे लिए उम्मीद, रोशनी और ख़ुशी की एक किरण थी मोहतरमा। जब भी मैं थक के घर आता था और मैं मोहतरमा को मिलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी, उम्मीद मुझे मेरी बन जाती थी, और मैं बहुत रिलैक्स हो जाता था। बहुत सारी जो मीटिंग्स थी, कॉन्फ्रेंसेस थी, पब्लिक अपीयरेंस थी, उनमें मोहतरमा जिन्ना साहब के साथ होती, और इसी वजह से उनको हम सब फ़ख्र से ख़ातून पाकिस्तान भी कहते हैं, हमारे लिए फ़ख्र है मोहतरमा, और मादर मिल्लत भी कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी आज की ख़वातीन के लिए भी हिम्मत, हौसला, फरासत और जो एक फ़हम है और एक लीडरशिप का रोल है,
और एक सपोर्ट है, और ख़ुद जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अफवाह की वो फाउंडर थी विमेन राइट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो एक जिंदा मिसाल हैं हमारे लिए। तो इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आज भी हमने उनका कल का जो हम बातें कर रहे थे, हमने उसमें आज फिर ऐड किया मोहतरमा को कि हम मोहतरमा के किरदार को बहुत ज़्यादा सराहते हैं जो उन्होंने अदा किया हमारी जो पाकिस्तान मूवमेंट में, सिविल राइट्स में, यहाँ के बरसगीर के जो जितने भी शहरी थे, शुरू में हिंदू और मुसलमान दोनों, और बाद में जब क्लैरिटी दोनों बहन भाइयों के माइंड में आई तो उसके बाद फिर उसका जो उन्होंने रोल प्ले किया। और हम बाद में जो जना साहब का रिलेशन है हज़रत अल्लामा इकबाल के साथ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और कितना उनकी जो रिलेशनशिप है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और हम सबको इल्म है कि जो दो कौमी नज़रिया है उसकी तरफ भी कन्विंस हज़रत कायद को अल्लामा इकबाल ने ही किया था। अब इससे पहले कि हम अगले मौजू पे जाएं, मैं चंद आपको ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात बताना चाहता हूँ कि उससे भी हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, हमारी आइंदा के विजन के लिए, और हमारा पॉलिटिकल, हमारे लीडर्स को कैसा होना चाहिए, जो लीड थ्रू एग्जाम्पल हम कहते हैं, उसके लिए मैं आपको दो वाक़यात बताता हूँ। एक वाक़या तो ये है कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भिंडी बहुत पसंद थी, और जब वो वहाँ पे ज़ियारत में ज़ेर इलाज थे, गवर्नर जनरल थे, और उस ज़माने में उनके लिए मोहतरमा ने खाना बनवाया, और ज़ाहिर है उनको बहुत शौक़ था भिंडी खाने का, क्योंकि वो आप ये जानते हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज रहती थी और वो काफ़ी वीक हो गए थे, और इतना ज़्यादा खाने का उनका प्रॉब्लम था। तो मोहतरमा बहुत ज़्यादा उनकी जो पसंद नापसंद, बिलखसूस खाने की पसंद नापसंद है, उसका बहुत ख्याल रखते थे। तो अब ये जो वाक़या है ये बड़ा अहम है, और इसको अंडरस्टैंड और समझने की आपके लिए ज़रूरत है कि भिंडी पर बनवाई मोहतरमा ने और एक डिश और बनवा ली। तो जब डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व हुआ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहतरमा से पूछा कि ये आज दो डिशेस हैं। तो मोहतरमा ने कहा कि क्योंकि आपको भिंडी पसंद है और हमने सोचा कि आज दो डिशेस बनाएं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि एज ए गवर्नर जनरल मुझे एक डिश अलाउड है, और दूसरी डिश की फ़ौरन आप कीमत का जो है वो अंदाज़ा लगवाएं और मैं उसको अपनी जेब से पे करूँगा। तो अब ये देखें, छोटी सी एक बात है कि इतनी क्लैरिटी है हमारी लीडरशिप के अंदर, और हमारे जो बाबाए कौम हैं उन्होंने बहुत छोटी छोटी मिसालें हैं। कैबिनेट मीटिंग में चाय की मिसाल है, और वो ये उन्होंने कहा कि चाय आप घर से पी के आया करें। तो ये सिर्फ वो ये बताना चाहते थे कि हम इस मुल्क के अंदर लीडरशिप को किस तरह देखना चाहते हैं, किस तरह ईमानतदार, दयानतदार, अपराइट। और ये हकीकत है कि इंसान ने खाना खाना है, वो दो डिशेस से भी खा सकता है, एक से भी खा सकता है, 50 से भी खा सकता है। ये तो कंटेंटमेंट है ना, कि कितनी आपकी कंटेंटमेंट है। तो उन्होंने एक डिश का जो पैसे हैं वो अपनी जेब से दी, और थोड़ा सा उन्होंने इस बात से नाराज़गी का इजहार भी किया। अच्छा, अब ये एक मिसाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी मिसाल में, और ये मैं एक तो मोहतरमा का जितना ख्याल रखने का अमल था हज़रत कायद के साथ, मैं उसका बता रहा हूँ, और दूसरा हज़रत कायद की पर्सनैलिटी और क्लैरिटी इन माइंड के बारे में आपको बता रहा हूँ। कि जब दूसरा वाक़या ये है कि वो खाना इतना शौक़ से नहीं खाते थे, और मोहतरमा चाहती थी कि वो खाना खाएँ। तो वो एक बावर्ची, उनका बावर्ची था जो कि जिसका खाना उनको बहुत पसंद था, बहुत शौक़ से खाते। अब मोहतरमा ने उस बावर्ची को लाहौर से बुलवाया ज़ियारत, और उस बावर्ची ने ज़ाहिर है कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पसंदीदा खाना था वो तैयार किया, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो खाना ज़ाहिर शौक़ से खाया। और आप
उनके जो आप वजदान और जो इंटेलिजेंस है, उस वक्त भी जब उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ये सवाल किया मोहतरमा से कि आज ये खाना बहुत लजीज है और मैंने बड़े शौक से खाया है, ये बनाया किसने है? तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उनको बताया कि जी वो जो कुक है आपका पसंदीदा, उसको मैंने लाहौर से बुलवाया है, उसने आपके लिए खाना बनाया। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये बिल्कुल, उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा खफगी का इजहार किया और फौरी तौर पे उस कुक को वापस लाहौर भेज दी। तो ये चंद ऐसी मिसालें हैं जो कि एक और मिसाल भी मैं आपको देता चलूँ, और वो शॉर्टली ये है कि एक नर्स थी जो कायद-ए-आज़म का बहुत ख्याल रखती थी। तो उन्होंने उनको बड़े खुश हुए और कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो नर्स ने ये कहा कि मैं तो, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, तो आप गवर्नर जनरल हैं, तो आप अगर मुझे लाहौर ट्रांसफ़र कर दें। तो हज़रत कायद ने कहा कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये उनकी ये 3 मिसालें उनकी पर्सनैलिटी और पावर का इस्तेमाल उसको आपको बताती हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं आपसे अभी मोहतरमा फातिमा जिन्ना और हज़रत कायद के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था। अब हम अगले मौजू की तरफ जाएंगे, और वो उनकी जो पॉलिटिक्स शुरू जब उन्होंने की, मैंने जैसे आपको बताया कि जब वो तशरीफ़ लाए 20 साल की उनकी उम्र थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत से काम किया और अपने वकालत के उसमें जो पेशा है उसमें बड़ा नाम कमाया, और बहुत जल्दी, चूँकि उनकी वो बड़े मशहूर केसेस उन्होंने लड़े, बड़ी डेप्थ थी उनके केसेस में, और बड़े एविडेंस के साथ वो जो अपनी बहस करते थे और जो अपने केस जितने भी वो लेते थे उसको डिफेंड करते थे, तो उनका सक्सेस रेट बहुत हाई था। और उनकी पर्सनालिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी लीडरशिप स्किल, उसको फौरी तौर पे उन्होंने अपना एक लोहा बॉम्बे में बनवा लिया था। लेकिन जब वो ज़ेर तालीम थे लंदन में, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि उस वक्त भी उनको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसमें बड़ी दिलचस्पी थी, और वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते थे। उसके लिए वो जो है वो वेस्टमिनिस्टर भी जाते थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते थे, और वहाँ पे देखते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है। तो जाहिर है कि वकालत के साथ साथ फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी दिलचस्पी जो है वो शुरू की, और सबसे पहले जो उनकी जो पॉलिटिकल उनका जो जिस फोरम पे वो गए, वो जो 20th एनुअल कांग्रेस का जो था सेशन, उसको उन्होंने 20वां सालाना कांग्रेस का जो था उसको उन्होंने अटेंड किया बॉम्बे में 1904 में। तो पहली दफ़ा कांग्रेस के सालाना इजलास में, जो 20वां सालाना इजलास था, तो कांग्रेस उस वक्त 20 साल की थी, और उसको उन्होंने 1904 में पहली दफ़ा अटेंड किया। और इस तरह ये उनका पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है या पॉलिटिकल लाइफ है, उसका ये पहला दौर है जो कि उनका कांग्रेस के साथ रहा। और फिर जाहिर है कि कांग्रेस के जो ड्यूरेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कांग्रेस उन्होंने बाकायदा तो 1906 में ज्वाइन की, लेकिन पहला उन्होंने जो मीटिंग थी कांग्रेस की, वो सालाना इजलास 1904 में अटेंड किया, लेकिन बाकायदा कांग्रेस को उन्होंने 1906 में ज्वाइन किया। और ये उनका एक दौर है जब वो कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किस किस किस्म का जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, वो क्यों उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और क्यों वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत ज़्यादा एडवोकेट थे, और उनको बहुत बड़ा एडवोकेट माना जाता था कि वो हिंदू मुस्लिम। उस वक्त ये क्लैरिटी थी कि बरे सगीर के ऊपर हुक्मरानी का हक़ यहाँ के लोगों को है, कोई फॉरेनर्स यहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। तो ये क्लैरिटी थी जो उनके दिमाग में मौजूद थी, और जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोरम उस वक्त मौजूद था, उसको हज़रत कायद ने ज्वाइन कर लिया।
1904 में जैसे मैंने बताया आपको पहली मीटिंग उन्होंने अटेंड की, और 1906 में बाकायदा उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और वो जाहिर है उस वक्त ज़्यादातर वक्त जो है वो तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो है वो सियासत में भी जो है वो काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। लेकिन जो पहला उनका सियासत का दौर है, चूँकि उस ज़माने में आपके इल्म में है कि यहाँ बरसगीर में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे, और उन्होंने इसी चीज़ पे कायद-ए-आज़म का बड़ा लंबा अरसा ये बिलीफ रहा कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करना चाहिए और सबको मिल के हमें इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, राज उससे करनी चाहिए। तो ये वजह थी उनकी जो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और 1910 में जब सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी हुई, कांग्रेस का इजलास हुआ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे उनका जो एक नज़रिया था उसको अपोज किया सारी इंडियन कम्युनिटीज़ ने कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ ये नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त यही ख्याल होगा कि इन दो नेशंस को अगर एक दूसरे से अलग किया जाए तो फिर जो ब्रिटिश राज है वो ज़्यादा देर एक्सटेंड कर सकता है। तो तमाम बर सगीर के मुसलमान और जो हिंदू थे उन्होंने मिल के ये कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। अब ये पहले की बात है, फिर लेटर ऑन आप लिखिएगा कि किस तरह जो पॉलिटिकल सीन है वो तब्दील होता है और लोगों के नज़रियात में तब्दीली आती है। तो ये 1910 में कांग्रेस की मीटिंग हुई और उसमें ये यूनानिमसली फैसला हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। और जिन्ना साहब ने अपना पार्लियामेंट्री कैरियर भी 1910 में ही शुरू किया। सो 1910 में ये पहली दफ़ा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए बॉम्बे से। 1910 में पहला इनका पार्लिमानी जो कैरियर है वो स्टार्ट हुआ और वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बॉम्बे में थी उसके मेंबर इलेक्ट हुए 1910 में। तो ये उनका जाहिर है 1904 फिर 1906 में बाकायदा कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की और 1910 में वो उन्होंने अपना इलेक्टेड मेंबर जो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुसलमान थे, बॉम्बे में रहते थे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी शख्सियत थे वो कि वो कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में वो कामयाब हुआ। अच्छा, और फिर जिन्ना साहब ज़ाहिर कांग्रेस के अंदर भी दो तरह के लोग थे, एक जो ज़्यादा हिंदू नेशनलिस्ट थे और एक जो मॉडरेट फैक्शन था कांग्रेस का। तो जिन्ना साहब के भी उसी मॉडरेट जो ग्रुप था कांग्रेस का उससे ज़्यादा उनकी वाबस्तगी थी और वो वहीं से वो स्ट्रेंथ लेते थे। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जो मॉडरेट लोग थे वो एक मेहता थे और एक गोखले, ये दो बड़े मशहूर कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, हिंदू पॉलिटिशियन थे। इन दोनों का 1915 में इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद ये था कि नूर जी वो भी कायद-ए-आज़म के बड़े अच्छे दोस्त थे। ये भी मॉडरेट जो कांग्रेस का धड़ा था जो कि चाहता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे और जो ज़्यादा इस यूनिटी के कायल थे ये बड़े नाम थे जिनमें मैंने आपको बताया कि मेहता थे, गोखले थे जो कि 1915 में उनका इंतकाल हो गया। और फिर जो नूर जी थे वो लंदन चले गए और उनका लंदन में ही जो है वो इंतकाल हो गया। तो अब ये तीन बड़े लीडर जो मॉडरेट थे इनके इंतकाल से और इनका एक साइड पे हो जाने से जिन्ना साहब की भी जो वो इंटरेस्ट था या वो जितना ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ थी ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाली, उसको बड़ा धचका पहुंचा। क्योंकि बाकी जो लीडरशिप थी वो इतनी ज़्यादा मॉडरेट नहीं थी और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे कि ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है
इसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए, और वो ज़ाहिर है कि मे बी वो ज़्यादा इंडियन वो हिंदू नेशनलिस्ट थे। और जना साहब का जो एक नज़रिया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जाए, उसका एक आगे स्टेप लखनऊ पैक्ट था। उसके बारे में मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताता हूँ। जी नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा था कि जो जना साहब की स्ट्रगल थी, बड़ी क्लैरिटी थी उनके दिमाग में, और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की थी, और उसका एक जो मुसलमानों को और हिंदुओं को एक दूसरे के करीब लाने का एक और जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है वो लखनऊ पैक्ट है। और वो 1916 में जना साहब की जो ख़ास कोशिशें थीं, उससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस उनको इकट्ठा किया गया, और लखनऊ पैक्ट 1916 का जो है ये एक बहुत बड़ी जो एफर्ट थी, कामयाबी थी जना साहब की पॉलिटिकल लाइफ की। और उसमें जना साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कोशिश है, क्योंकि अगर कोई मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, उनको इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और फिर उसको जो है उसके ऊपर एक मुआहदा जो है वो करना, तो ये जना साहब की सिंगल हैंडेडली ये उनकी एफर्ट थी। और उसके वजह से मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हुए, और पहली दफ़ा जो कांग्रेस है उसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इन इंडिया को जो है पहली और आखिरी दफ़ा। ज़ाहिर है कि चूँकि अगर वो हल्के इकट्ठे होते थे तो फिर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम हो जाती थी, इलेक्ट नहीं होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि लखनऊ पैक्ट के नतीजे में कांग्रेस पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा ये सेपरेट जो इलेक्टोरेट है उसके ऊपर राज़ी हो गई। और इनकी जो इतनी ये शबाना रोज़ और इतनी सख्त कोशिशें थीं मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करने की, तो उस वक्त एक हिंदू लीडर थे सरोजनी नायडू, उन्होंने कायद मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो खिताब दिया। तो ये एक हिंदू बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान यूनिटी जो है, इत्तेहाद के एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह ये ग्रेजुअली पॉलिटिकल सीन जो था बरे सगीर का, उसके ऊपर प्रोमिनेंट होके एज ए लीडर ये उनके उभरने का वक्त था। और ये उनका इलेक्ट होना 1910 में, और फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट, और ये इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना का था। और सरोजनी नायडू ने उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो खिताब दी। और 1917 में जिन्ना साहब ने होम रूल लीग एक थी जो एनी बेसंत थी, उन्होंने जो है वो एक पार्टी बनाई, और जिन्ना साहब ने भी उसको ज्वाइन किया। और वो उस पार्टी का यही जो था वो ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ रूल इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में हुक्मरानी का हक बर सगीर के लोगों को है, ख़ुद से है, कोई बाहर से आके इस पे हुक्मरानी नहीं कर सकता। और 17 जून 1918 में एनी बेसंत जो हैं वो कायद-ए-आज़म इस होम रूल लीग बॉम्बे के जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल किया कि वो जो मुख्तलिफ कैंपेन है इसकी उसको, तो ये इनका जो एक पॉलिटिकल जिसको कहें कि स्ट्रगल, एक कैंपेन, एक मूवमेंट जो स्टार्ट की, ये उनका वो पहला जो था वो दौर था, एक इंटरमीडिएट दौर था। और इसमें इन्होंने बहुत एक्टिवली लोगों को मोबिलाइज़ किया, क्योंकि ये वो तजर्बा कर रहे थे। और लेटर ऑन जो आपने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने मुसलमानों को मोबिलाइज़ किया, उन हिस्सों में से भी जिन हिस्सों ने पाकिस्तान बनना था। और आपको ये भी हैरानी होगी कि उन हिस्सों के मुसलमान भी ये बात बाद में करते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, जिनको पता था कि वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में रहते हैं, और अगर पाकिस्तान बनता है तो फिर उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगी और अपना घर बार
छोड़ना पड़ेगा। तो ये जाहिर है इस तरह की कैंपेन और इस तरह की कन्वेंसिंग जिन्ना साहब की मुख्तलिफ जो स्ट्रगल थी और स्पीचेस थी और क्लैरिटी थी और उनकी पर्सनल कैरेक्टर था, उसी से जो है वो लोग कन्विंस हुए और लोगों ने इस स्ट्रगल में इस तरह कायद का साथ दिया कि तन मन धन ख़ानदान अपनी जायदाद सब कुछ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार थे, सिर्फ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के लिए। तो ये जो होम रूल लीग थी जो कि एनी बेसंत ने बनाई थी और जिन्ना साहब उसके बॉम्बे चैप्टर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली दफ़ा लोगों को मोबिलाइज़ किया जब वो सदर थे बॉम्बे चैप्टर के, और उन्होंने लोगों को कि ये बड़े सगीर के लोगों की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो ये उनकी स्ट्रगल का जो है वो दौर था। 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट 1918 में इंट्रोड्यूस किया टू काउंटर द सीक्रेट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, नोन एज रोलेट एक्ट। इसका नाम उस वक्त जो है वो जंग अजीम पहली हुई थी और जाहिर है कि बरसगीर के लोगों का भी इंटरेस्ट था। तो रोलेट एक्ट इन्होंने 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पास किया और जिन्ना साहब ने इसको शदीद मुखालफत की। इसकी चूँकि वो ये कहते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स और लॉ के ख़िलाफ़। जिन्ना साहब बड़े क्लियर थे कि एवरीथिंग, सब चीज़ें कानून के मुताबिक होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी तो उन्होंने ये समझा कि कुछ उस वक्त इनकलाबी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सीक्रेट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो जो ब्रिटिश थे वो वर्ल्ड वॉर वन में मसरूफ़ थे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जी इस वक्त तो हम चूँकि उधर हमारा तवज्जो ज़्यादा है, और इस वजह से उन्होंने ये रोलेट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया बरसगीर में। और वो यही था कि जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ हैं या कोई लोग जो हैं वो बरसगीर में इनकलाब की बात कर रहे हैं तो उसको कर्ब करने के लिए सख्त कानून था, और वो 1918 में रोलेट एक्ट आया। और इसके ऊपर जिन्ना साहब ने बड़ा सख्त फर्म स्टैंड लिया और इसके वो सख्त खिलाफ थे। और उन्होंने कहा क्यों खिलाफ थे, वो ये कहते थे कि ये फंडामेंटल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। हर शख्स को आज़ादी है अपने जो भी उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, चूँकि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की यहाँ पे इजाज़त है। और उन्होंने इसकी बड़ी ओपनली मुखालफत की, और फिर इस हद तक सिचुएशन आई कि उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबरशिप थी उससे इस्तीफ़ा दे दिया 1918 में, इसी प्रोटेस्ट में। तो ये जिन्ना साहब का जो एक पॉलिटिक्स है, असूलों की बुनियाद पे जो पॉलिटिक्स है, तो असूलों की जो पॉलिटिक्स है फिर उसमें इक़्तिदार या पावर में रहना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, बल्कि असूल ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये जिन्ना साहब की एक क्लियर पर्सनैलिटी का आपको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि आप उनकी पर्सनैलिटी का इमेज ये देखें कि जिन्ना साहब ने उस वक्त सिर्फ ज़ुबान से अपोजिशन नहीं की, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज किया जिस फोरम पे वो बात कर सकते थे कि ये रोलेट एक्ट जो है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, ये फंडामेंटल लॉ के ख़िलाफ़ है। और फिर उन्होंने इसी रोलेट एक्ट के एहतजाज में इस्तीफ़ा दे दी। और इस तरह 1918 में वो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप थी उसको उन्होंने छोड़ दिया और अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी उसको जारी रखा। और फिर मैं चंद आपको जो हमारा आइंदा प्रोग्राम है होंगे उसमें उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे पहलू, और अभी हम जाहिर है कि इस प्रोग्राम में उनकी जो स्ट्रगल है इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बारे में बता रहे हैं। और अभी हम ये जारी है हमारा ये गुफ्तगू, और फिर हम अगले प्रोग्राम में
वो जो उन्होंने फिर कुछ अरसा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के मेंबर भी रहे, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फिर हम उनका जो ज्वाइन करना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, और 1920 में उन्होंने बाकायदा ज्वाइन किया। और वो उनका जो 1920 से लेके 1930 का सफ़र है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर 1930 से 34 के लिए वो ज़रा बददिल हुए और वो बरतानिया चले गए। तो बरतानिया में जो उनके वो 4 साल थे एज ए वकील, एज ए पॉलिटिकल लीडर, और फिर वो ये उनका पहला फेज़ था 1920 से 1930 तक। फिर एक और फेज़ उनकी लाइफ का था जो 1930 से 1934 तक था। और फिर 1934 में जब वो दोबारा वापस आए तो फिर 1934 से लेके 38 तक अलामा साहब के जो है वो इंतकाल तक, फिर 1940 जहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई, और फिर 40 से लेके 47 तक का जो सफ़र है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम इन्हीं अल्फाज पे अपने इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, और फिर एक बार दुआ करते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे, पाकिस्तान एक दुनिया की मजबूत तरीन ताकत बन के सामने आए, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको लोगों के दरमियान खुशियाँ फैलाने वाला बनाए। शुक्रिया।